तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, ये मुमकिन तो नहीं। मेरा अपना भी वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखो या फिर बोर्ड की तरीके से देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट का दे रहे हैं, सी टेट का दे रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि इससे प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है जिसमें बालकृष्ण भट्ट से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की है, हम लोग शुरू करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल में अगर पहली बार हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। इस बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सच्चे साहित्यकार थे। सच्चे मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने सही अर्थ में हिंदी साहित्य को एक दिशा दी, एक नवीनता की ओर उसे लेकर के गए थे फ्रेंड्स। और जो वर्तमान समय में हमारी कविता है, हिंदी गद्य कविता जो है, वो इन्हीं की देन है। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी गद्य कविता का प्रयोग किया था, उनके बाद ही हिंदी गद्य कविता संज्ञान में आई थी। और फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत से उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि लिखे और साहित्य की बहुत अधिक सेवा की। और अपने पूर्ण तरीके से प्रयास करने के बाद एक चीज जो इन्होंने सामने हमारे संज्ञान में लाई, वो ये थी फ्रेंड्स कि इन्होंने सबसे पहले आत्मपरक शैली का यूज किया था। सबसे पहले इन्होंने ही किया था और इन्होंने अपना योगदान देकर के हिंदी साहित्य की जो शैली थी उसे एक समर्थ शैली का रूप दिया था। और फ्रेंड्स, इनकी अगर हम बात करें कि इनका जो शुरुआती जीवन था, उस जीवन में किस तरीके से इनकी शिक्षा हुई थी, क्या माता का योगदान था, क्या पिता का योगदान था, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट जी जब काफी छोटे थे, मतलब 4-5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 15-16 वर्ष की अवस्था तक ये घर पर ही शिक्षा अध्ययन करते रहे। और जब 15-16 वर्ष तक की अवस्था में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, तो इनकी माता की आज्ञा के अनुसार इनको एक मिशन के स्कूल में एडमिट कराया गया या इनका एडमिशन कराया गया। वहां से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त की। अब हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त करने के बाद ये मिशनरीज के ही एक स्कूल, जमुना मिशन स्कूल था, उसमें अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। अब जब नियुक्त हो गए तो ये वहां से बहुत जल्दी ही निकाल दिए गए। अब क्यों निकाल दिए गए? क्योंकि ये धर्मपरायण, जो इनकी धर्मपरायणता इनके अंदर थी, वो चीज जो थी इनके जो इनका कार्य था अध्यापन का, उसमें आड़े आ रहा था। क्योंकि मिशनरीज का स्कूल था, तो जो धर्म से संबंधित इनका झुकाव था वो इन्हें इनकी नौकरी के लिए थोड़ा सा घातक ही सिद्ध हो रहा था। तो इसी कारण इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब वहां से निकाले जाने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि व्यवसाय को लेकर के मैं क्या करूं। इसी बीच इनकी माता इनका विवाह एक सुंदर युवती से कर देते हैं। अब विवाह हो जाने के पश्चात नौजवान, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे आजकल के युवा हो, तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो वही बालकृष्ण भट्ट जी के भी साथ हुआ। इन्होंने भी गृहस्थ जीवन में आकर के सोचा कि मुझे कुछ धनार्जन तो करना ही होगा। ये कलकत्ता गए और कलकत्ता जाकर के इन्होंने व्यापार भी किया, लेकिन व्यापार भी बहुत दिन तक इनका चल नहीं पाया और इन्हें वापस आना पड़ा। वापस आकर इन्होंने प्रयाग में कई वर्षों तक संस्कृत के अध्यापक के रूप में अपना जो है सहयोग दिया, या अपना जो ज्ञान था वो विद्यार्थियों को दिया संस्कृत के अध्यापक के द्वारा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इन्होंने अपने स्वतंत्र लेख भी लिखे, जो कि साप्ताहिक और मासिक जो पत्रिका आती थी उसमें इनके छपते रहते थे। फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी माली हालत बहुत खस्ता थी,
धन का अभाव था, इसके कारण ये जो इन्होंने पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप, उसमें व्यवधान आता था। कभी कभी वो 2-2 3-3 महीने लेट हो जाता था, केवल धन के अभाव के कारण। और अत्यधिक धन के अभाव के कारण भी इन्होंने उसे 32 वर्षों तक खींचा। खींचा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल से उसको 32 वर्षों तक चलाया। और 32 वर्षों तक चलाने के पश्चात जब इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, ये बीमार भी हो गए, तो उसके बाद वो पेपर इन्होंने जो पत्र निकालते थे उसे इन्होंने छोड़ा। और फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, और अगर मैं बात कहूँ इनके निबंधों की, तो इनके निबंध जो व्यंग विनोद से भरे हुए हैं, तो जो व्यंग विनोद परक इनके निबंध है फ्रेंड्स, वो इनको प्रताप नारायण मिश्र जी से भी जोड़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी भी भारतेंदु युगीन ही थे। अब ये एक तरफ तो प्रताप नारायण मिश्र जी के समकालीन थे और उनका भी असर इनमें आया, तो व्यंग परक जो निबंध लिखे वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा आए, और इन्होंने जो आलोचनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक निबंध लिखे वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा आए। अब इस तरीके से इन्होंने दो शैलियां इनकी हमारे सामने आती हैं। एक शैली में इन्होंने क्या किया, कहानियां और उपन्यास इत्यादि लिखे, और दूसरे में गूढ़ गंभीर शैली का इन्होंने यूज किया, जो कि ज्यादा इनकी जो महारत हम कह सकते हैं इन्हें हासिल थी, वो दूसरी कोटि वाली, जो गूढ़ गंभीर वाली इनकी कोटि में इनको मैंने रखा है, उसमें इनका ज्यादा योगदान रहा, या ये अपना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाए इसमें। इनके उपन्यासों को अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो अभी मैं 2 उपन्यासों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एक है नूतन ब्रह्मचारी, जिसमें कि विनायक राव नाम के एक बालक की बात की गई है और उसके चरित्र के विकास को दिखाया गया है। दूसरा है 100 अजान एक सुजान। इसमें क्या है, ये एक व्यंग परक इनका उपन्यास है, इसमें सामाजिक परिस्थितियों को दिखाया गया है। फ्रेंड्स इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, चाहे बोर्ड में है चाहे प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, कि जैसे एक अजान 100 अजान एक सुजान, या नूतन ब्रह्मचारी, या फिर बाल ब्रह्मचारी, मतलब जो इनके नाटक या रचनाएं या उपन्यास है, इनके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 4 दे देते हैं, हाँ टिक का ऑप्शन हमें करना होता है कि उपन्यास है, नाटक है, क्या है। तो इसकी जानकारी हम तभी दे पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ये कौन सी विधा है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको 2 के बारे में बताया उपन्यास के, आप लोग जो मैंने प्लेटफॉर्म आपको दिया है, एटलीस्ट ये ऐसा प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको दे ही दिया है कि आपको पता चले कि क्या मटेरियल आपने आगे रेडी करना है किसी भी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपने जाना कि उनके 2 उपन्यासों के बारे में मैंने बताया, इसी तरीके से काफ़ी सारे नाटक भी हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ जानकारी दी, आपको करना क्या है, इनके जो प्रसिद्ध नाटक थे उनको एक जगह नोट डाउन करना है। वैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे भी नोट डाउन किया है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको इसमें से देखना है। फ्रेंड्स ये सोचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारतेंदु युगीन है। भारतेंदु युगीन में जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ये सारे जो कविगण हैं, इन सभी के बारे में वीडियो लेकर के आऊंगी, क्योंकि अभी मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में हमारे संज्ञान में इन्होंने अपनी रचनाओं को लाया था, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बालकृष्ण भट्ट लेकर के आई थी। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में अभी हम देख लेते हैं कि मैंने बोर्ड पे क्या क्या जानकारी दी है। बोर्ड पे जानकारी लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। देखिए इनका नाम देखें तो बालकृष्ण भट्ट इनका नाम था, और इनका जन्म 3 जून 1844 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था, और कर्म क्षेत्र जो इनका था वो हिंदी साहित्य था। कर्म क्षेत्र मतलब ये क्या काम करते थे, तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना ही इनका मुख्य कार्य था। कर्म क्षेत्र हो गया इनका हिंदी साहित्य। भाषा, इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, बंगला का और फारसी का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। ये प्रसिद्ध नाटककार थे, पत्रकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। मीन्स इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये निबंधकार ही थे या नाटककार ही थे,
फ्रेंड्स जो मैंने जानकारी लिखी है ये उन सब चीज़ों की जो एक मानक या कसौटी होती है उस पर खरे उतरते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी जानकारी दी है। अब इनकी मुख्य रचनाएं देखिए, उसमें साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, बाल विवाह, रेल का विकट खेल और चंद्रसेना। चंद्रसेना जो है इनके प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स मैंने कुछ खास लिखी हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा गहन और ज्यादा अध्ययन करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जी के उपन्यासों की अलग लिस्ट बनानी होगी, निबंधों की अलग बनानी होगी, और जो इनके उपन्यास हैं उनकी अलग बनानी होगी, इनकी रचनाएं और भी जो है, तो उस तरीके से आप उन्हें याद कर सकते हैं। फिर देखिए इनके जो विशेष योगदान था वो क्या योगदान था, गद्य काव्य की रचना। सबसे पहले गद्य काव्य की रचना यही संज्ञान में लेकर के आए थे। इससे पहले गद्य की हमें कोई रचना नहीं मिलती है, सॉरी गद्य काव्य की कोई रचना हमें नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हिंदी कविता जो आज की हमारी है उसको देने का जो श्रेय है वो बालकृष्ण भट्ट जी को ही जाता है। अब काल था इनका भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के ही थे, और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने, अगर हम टोटल देखें तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत योगदान दिया, हर तरीके से प्रयासरत रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके कारण उन्हें अपना हिंदी प्रदीप पत्र काफी टाइम तक खींचा उन्होंने, लेकिन काफी जब शारीरिक अस्वस्थता के कारण, धनाभाव के कारण वो उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन जो भी रचनाएं उन्होंने दी वो उससे हमारा हिंदी साहित्य समृद्ध ही हुआ। और कुछ ऐसी चीजें जो इनसे पहले नहीं मिलती थी वो थी, हिंदी जो हमारा साहित्य था उसमें जो काव्य था उसको गद्य के रूप में इन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद ये हमारा लेखन आगे तक चलता रहा। तो फ्रेंड्स ये थी बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानकारी। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके लाइक, आपके कमेंट्स मुझे निश्चित ही प्रेरित करते हैं मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।